हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लेकर आया हूं क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2025 हिस्ट्री का वीवीआई गैस प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग कंप्लीटली इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये टॉप 10 में क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर के आप कभी भी एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पेपर को अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको सीधे सीधे जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे अगर आप लोग को 3 नंबर का पूछे, 2 नंबर का पूछे या फिर 5 नंबर का पूछे, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा दोस्तों हेल्प करने वाली है अगर आप यहां से देख लेते हैं तो। क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, बिल्कुल समझा देने वाला हूं, ठीक है। तो ये हमारा आज जो है यानी टॉपिक नंबर 1 है। इसी तरीके से अब हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग सबसे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को सबसे पहले जो है लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और दोस्तों, आप अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से करते रहे। दोस्तों देखिए, आज जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, बिल्कुल गारंटी वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके पेपर में सीधे देखने को मिलेगा ही दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई बार भी नहीं हुआ है जो कि ये वाला प्रश्न आपके पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप लोग देख रहे हैं और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया था या फिर नहीं आया था, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख के बारे में। देखिए, अभिलेख क्या होता है। देखिए, ऐसा लेख जो पत्थर, चट्टानों, स्तंभों या गुफाओं पर खोद कर किसी भी वस्तुओं को पहचानने के लिए किया जाता था, उसे लेख कहा जाता था। देखिए, पहले की अगर बात करेंगे राजा महाराजाओं जैसे कि अशोक के बारे में हम बात करते हैं। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखे, यानी कि किसी भी चीजों को, अब मान ले मंदिर, मस्जिद या फिर कई बड़ा चीजों को निर्माण करा, तो उसको पहचानने के लिए, उसका डेट वगैरह लिखने के लिए या फिर किसी लेटर को लिखने के लिए क्या करते थे कि लेख लिखा करते थे। तो उसी को बेसिकली क्या करते थे कि उसी का नाम जो अभिलेख हुआ करता था। और दोस्तों, पहले तो आप लोगों को कागज नहीं मिलता है, पहले तो कागज नहीं मिला करता था, इसीलिए जो उस वक्त जो किस में लिखते थे, पत्थर में लिखते थे, चट्टानों में लिखते थे और स्तंभ यानी खंभों में लिखा करते थे और गुफाओं में लिखा करते थे, जहां पर जो लोग रहा करते थे उसी में जो खोद करके लिखा करते थे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, अभिलेख बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा बात करते हैं कि अगर सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक एक क्या थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा कि अशोक के अभिलेखों का जो है यानी अभिलेखों को पढ़ा। और कब पढ़ा तो 1774 ईस्वी में। कब पढ़ा दोस्तों? 1774 ईस्वी में, जो कि जेम्स प्रिंसेप। और अशोक ने कई सारे जो है लिपि जो लिखवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे, जैसे ब्राह्मी लिपि, उसके अलावा प्राकृतिक, उसके अलावा और भी खरोष्टी लिपि, ये सारे लिपि जो उन्होंने लिखवाए थे, ठीक है। बाद में चलकर विभिन्न स्तंभालेख, यानी कि अब एक ऐसा जो है ये चलता गया, यानी कि सब लोग अब लिखना शुरू कर दिया कि स्तंभ में लिखो। उसके अलावा शिलालेख का मतलब जो है उनको पूरा एकदम जैसे आज हम लोग एक कॉपी में लिखते तो उसी को शिलालेख बोलेंगे, ठीक है। जिन्हें लेख लिखना शुरू कर दिया कि ये सारा चीज को हम यहां रखते हैं, इसको स्टोर यहां रखते हैं, मतलब सारे चीजों को याद रखने के लिए और सारे चीजों का हिसाब वगैरह रखने के लिए जो ये लेख लिखा शुरू कर दिया। गुहा लेख भी शुरू कर दिया। तो ये सारे से पता चलता है कि अशोक, इन्हीं सब सारे चीजों से पता चलता है कि अशोक के बारे में कि अशोक ने अभिलेख लिखा करता था और अशोक जो है महान शासक कैसे हुआ करता था। ये सारी जानकारी जो मिलती है ये अभिलेख के थ्रू ही हम लोग पता चला पाते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजों को आप लोगों को समझ जाना है। और अभिलेख के बारे में अगर आपको पूछ दिया जाएगा तो सिर्फ आप लोगों को लिखना कि ऐसा लेख जो पत्थर, चट्टानों वगैरह वगैरह में लिखा जाए तो इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। और इसकी जो है सबसे पहले अगर संचालित की अगर बात करेंगे तो अशोक ने करी थी। इस तरीके से अगर आप लिख लेंगे तो आपको देखिए बड़ा करके लिखेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर 2 नंबर करके आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके पेपर में ऐसा सवाल आते ही है ना। अब यहां देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल को देखेंगे, अकबर की सुलह कुल नीति। देखिए, एक सुलह कुल, आपको सुलह से पता चलता है कि यह नीति आखिर हो क्या सकता है। यानी अब यहां पर देखिए, सुलह कुल नीति, अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, यानी कि अपने राज व्यवस्था को, अपने जो शासन को चलाने के लिए सुलह कुल नीति अपनाई थी। इसका अर्थ होता है, इसका मतलब यह होता है कि शांति रखने का सिद्धांत। यानी अगर देखिए, अकबर आज महान कैसे बना, क्योंकि सभी धर्मों को उन्होंने क्या किया, बराबरी का जो है हक दिया, समानता दिया कि नहीं, आप जो है मेरा इज्जत करो, ठीक है, आपका धर्म का मैं इज्जत करूंगा। यानी कि अगर आप हमारा इज्जत करेंगे तो मैं आपका इज्जत करूंगा, यानी कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इसका जो है यानी सबसे बड़ा चीज सिद्धांत था। शांति
तभी जो है रह सकती है। आज देखो हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह लड़ाई ये वो चलते रहता है, क्योंकि जो है हम लोग ऐसा जो है मानसिकता रखते हैं। लेकिन अकबर जो है महान होने का यही सिद्धांत था, यही जो है सिद्धांत की वजह से उन्होंने जो है महान हुआ। ठीक है, अबुल फजल सुलह कुल को बेहतर शासन व्यवस्था मानता था। यानी अबुल फजल जो है ना सुलह कुल को बेहतर व्यवस्था मानता था कि ये सबसे अच्छी जो है व्यवस्था है। ठीक है, अकबर ने सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल नीति अपनाने को निर्देश दिया गया। ये सभी अधिकारी यानी कि उसके जो दरबार में अब हिंदू रहते थे, मुस्लिम रहते थे, सिख रहते थे, जैन रहते थे, सारे अधिकारी रहा करते थे उसके दरबार में। तो अब सारे दरबार अलग अलग जात के थे, अलग अलग धर्म के थे। अगर सुलह कुल नीति अगर अपनाने नहीं बोलते तो क्या शांति रह सकता था उसका दरबार? तो इसीलिए क्या करा कि वो सुलह कुल नीति अपना करके और बोला कि सारे दरबार सभी क्या करेंगे कि सुलह कुल नीति अपना करके हमारे दरबार में रहेंगे, और यही निर्देश दिए थे। तो इसी नीति को हम लोग बोलते हैं सुलह कुल। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस और नो में आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से कोशिश करूंगा कि यही क्वेश्चन को दोबारा से समझा दूं। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं जैन धर्म ने दो पार्ट में बढ़ गया था, एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। दिगंबर की अगर बात करते हैं तो दिगंबर नंगा रहने लगे, और वहीं पर श्वेतांबर क्या करने लगे, यानी कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, सफेद कपड़ा पहनने लग गया। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखते हैं दिगंबर और श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से है, और जैन धर्म की दो विचारधाराएं हैं। लगभग अगर बात करेंगे 300 ईसा पूर्व, यानी मगध, अभी मगध का नाम क्या है, मगध का पटना नाम है। ठीक है, तो मगध में 12 वर्ष का क्या होता है, भीषण अकाल पड़ गया था, भूखमरी आ गई थी। ठीक है, काफी भीषण अकाल पड़ गया था। तो उसी समय जो भद्रबाहु क्या करे कि अपने शिष्य को लेकर के चले गए, और भद्रबाहु कौन थे, यानी कि जैन धर्म का एक तीर्थकर हुआ करते थे। ठीक है, तो भद्रबाहु क्या करे कि अपने शिष्य को लेकर के कहां पर चले गए, कर्नाटक चले गए। कहां पर? कर्नाटक चले गए, और वहां जाकर के, ठीक है, और कर्नाटक जाने के बाद इन्होंने दिगंबर लोग क्या करे, दिगंबर जो थे वो नंगा रहने लगे। ठीक है, और स्थूल भद्र मगध में ही रहने लगे। स्थूल भद्र जो थे ये भी कौन थे, एक तीर्थकर थे। जैसे महावीर स्वामी की अगर बात करते तो वो भी एक तीर्थकर थे, ऋषभदेव वो भी एक तीर्थकर थे। ठीक है, पार्श्वनाथ वो भी एक तीर्थकर थे। ठीक है ना, तो ये स्थूल भद्र मगध में ही यानी कि पटना में ही रहने लगे। ठीक है, भद्रबाहु जहां आए तो इन दोनों का बिखराव हो गया, यानी कि भद्रबाहु और स्थूल भद्र का बिखराव हो गया और दो भागों में बट गया। दिगंबर की अगर बात करेंगे जो कि भद्रबाहु के शिष्य हुआ करते थे, और दिगंबर की अगर बात करेंगे यानी कि दिगंबर की अगर बात करेंगे, भद्रबाहु की अगर बात करेंगे तो ये लोग नंगा रहने लग गए। और बाकी श्वेतांबर जो कि किसके शिष्य थे, तो वो थे स्थूल भद्र के। तो स्थूल भद्र के शिष्य क्या करे, सफेद वस्त्र धारण करके रहने लग गए। ठीक है दोस्तों, ये आप सब लोगों को इतना तक याद रखना है, समझ लेना है, इतना ही आप लोगों को पूछा जाएगा, ज्यादा इससे डीपली आपको नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग अगला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ये आपके पेपर में हर हाल में लगभग पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन 14 विधि आपको लगभग हर बार, यानी 2011 से लेकर के 2024 का पेपर हुआ है, उस पेपर में आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखा गया दोस्तों। तो देखिए, कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा गया है। ठीक है, यानी देखिए दोस्तों, किसी भी पुराने जो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, तो उसका उम्र को कैसे पता लगाया जा सके कि ये कब का है, कितने दिनों का है, तो वही कार्बन 14 विधि का हम लोग यूज करके उसका पता लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर बात करते हैं दोस्तों जीवित वस्तु, हम लोग जो जिंदा है ना, तो हम लोगों में क्या कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, यानी बराबर में दोनों पाया जाता है, यानी कार्बन 14 और कार्बन 12 सब लोगों में, जो भी जिंदा है सब लोगों के यानी अंदर बराबर रहता है। लेकिन जब वो मर जाता है तो उसकी अवस्था में कार्बन 12 क्या होता है कि हमारे अंदर रहेगा, एकदम बराबर रहेगा, कार्बन 12 खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या करेगा कि लगातार, यानी कार्बन 14 की अगर बात करेंगे तो लगातार जो घटने लगता है, यानी लगातार जो है मरने के बाद धीरे धीरे घटने लगता है। अब यह भी कहा गया है कि कार्बन 14 जिस वस्तु में जितना कम पाया जाएगा उसको ये बोला जाएगा कि वो उतना बहुत दिनों का है, यानी कि बहुत दिनों से ये नीचे अंदर पड़ा हुआ था, या फिर बहुत दिनों तक ये मरा हुआ है।
ठीक है जी। उसके अलावा अब यहां पर कार्बन 14 का अर्ध आयुकाल, ये एक स्टार्ट पॉइंट है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। अर्ध आयुकाल की अगर बात करेंगे तो 55 यानी 68 प्लस 90 वर्ष होता है। यानी जिस भी जो है क्या होगा, जिस भी वस्तु, अब हम लोग ही अगर 90 वर्ष के अंदर अगर मिट्टी के अंदर हम लोग दफन रहेंगे तो हमारा कार्बन 14 की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल आधा हो जाएगा। अगर 14 है तो 7 हो जाएगा और वहीं पर कार्बन 12 बराबर रहेगा, है ना। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी मैं जो भी बताया ये इतना के अंदर यही सारी बातें यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आपको ये सारी चीजों को समझ करके रखना है। उसके अलावा अब यहां पर बात करते हैं 5 नंबर सवाल की तरफ, क्या कि गंधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गंधार कला, देखिए दोस्तों, गंधार कला की अगर बात करते हैं तो गंधार आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर 16 महाजनपद था तो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद गंधार भी हुआ करता था। ठीक है, तो गंधार के बारे में, महाजनपद पहले किसको बोलते हैं आप लोग को बता देते हैं। जैसे सबसे पहले जनपद को पता करना है। जनपद की अगर बात करेंगे, जहां पर देखिए एक गांव मान ले 4 आदमी 10 आदमी बसा हुआ तो उसको जनपद बोला गया। और वहीं पर अगर 10 आदमी 15 आदमी इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 5000 घर हो गया, 5000 घर को, उसी को महाजनपद बोला गया। बड़ा क्षेत्र में लेकर के बैठा तो उसी को, तो उसी तरीके से 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद से एक जो है गंधार जो है महाजनपद आपको देखने को मिला। ठीक है, तो महाजनपद कला की विशेषताओं का उल्लेख देखिए। अब बात करते हैं यानी हीनयान और महायान। देखिए दोस्तों, हीनयान और महायान ने 2 पार्ट में बट गया, जो कि बौद्ध धर्म से यानी ये क्या था, बौद्ध धर्म से। ठीक है दोस्तों, हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान। और हीनयान की अगर बात करेंगे, जैसे महात्मा बुद्ध को अनुकरण करने के लिए लग गए, नकल करने के लिए लग गए। महात्मा बुद्ध जैसे जैसे अपने जिंदगी को जो गुजारे थे, अपने लाइफ को गुजारे थे, उसी तरीके से उसी के बातों पर जो है लोग फॉलो करने के लिए लग गए उसी को, तो उसको हीनयान के अंदर रखा गया। लेकिन महायान की अगर बात करेंगे तो महायान का जो अपना यानी विश्वास था कि कोई भी इंसान जो है अपना विश्वास से, आत्मविश्वास से यानी ईश्वर को जीत सकता है। उसके अलावा बात करते हैं महायान के यानी क्या थी, महायान जो है ना यानी मूर्ति का जो पूजा करने लग गए, तो इसीलिए जो है मूर्ति को है उन्होंने बनाने लग गया। देखिए अब यहां पर देखिए थोड़ा सा इसमें देखिए, यानी महायान बौद्ध धर्म के उदय के साथ गंधार कला का भी उदय हुआ था। गंधार कला का उदय हुआ था, यानी गंधार में जो है तरह तरह का मूर्ति वगैरह वगैरह बनने लग गया था, है ना। इस निकाय में यानी कि इस नियम में गंधार क्षेत्र में क्या हुआ था कि इसे यानी इसमें जो है मूर्ति वगैरह बनाने लग गया, तो इसी को गंधार कला कहा गया दोस्तों। ठीक है ना। और इस पर जो है ना यूनानी कला शैली का प्रभाव था, यानी यूनान से जो प्रेरित था, यूनान के लोगों से ये सारी चीजों को सीखा था। क्योंकि अब बात करते हैं मौर्य वंश की राजधानी, तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जो है ना यानी किसको मानने वाले थे दोस्तों, तो वो मानने वाले थे इसको, किसको मानने वाले थे, यानी बौद्ध धर्म नहीं, वो जैन धर्म को मानने वाले थे। तो देखिए यानी कि यूनान के लोग आए तो यूनान से प्रेरित थे। ठीक है ना। इस कला की पहली बार युद्ध और क्या करे कि बोधिसत्व की मानवकार मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं में बनी मूर्तियों में बालों की सजावट पर खास ध्यान दिया जाता था। यानी देखिए अगर महायान की अगर बात करेंगे, मूर्ति जो बनाने लग गए, क्योंकि ये लोग मूर्ति को पूजा करते थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध मूर्ति को नहीं पूजते थे, लेकिन ये लोग मूर्ति को पूजा करते थे। तो इसीलिए जो है इन लोग क्या करे कि जो यूनान के लोगों से यूनान की शैली को सीखा और यहां पर जो है गंधार कला नाम दे दिया उसको। मूर्तियों को बनाने की जो रिवाज थी तो उसी को क्या कर दिया कि गंधार कला नाम दे दिया। तो और बात करते हैं मूर्तियों को जो ना बाल जो बनते थे, बाल को में काफी सजावट भी खास ध्यान रखते थे। तो खैर ये सब चीज आप लोगों को समझ जाना है, बाकी आप लोग जो समझदार हैं तो ये सब चीज समझ ही जाएंगे। अब यहां पर देखिए 6 नंबर, लिंगयात संप्रदाय के 2 विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लिंगयात, देखिए दोस्तों लिंगयात की अगर बात करेंगे ना तो ये ना यानी कर्नाटक में यानी कि बसबन्ना नाम से एक थे, उन्होंने ही करे थे। लिंगयात लोग क्या करते थे कि इन शिव की पूजा किया करते थे, शिव को मानने वाले थे। तो देखिए 2 विशेषता है। सबसे पहले तो बसबन्ना ने इस अपने जो है एक हिंदू धर्म का ये मानने वाला था लिंगयात, और शिव धर्म को मानते थे, शिव को मानते थे। ठीक है, तो लिंगयात के 2 विशेषताएं देखिए यहां पर देखो, ये लोग खुद ही कर्म में विश्वास करते थे, यानी खुद काम करते थे और उसी पर विश्वास करते थे, किसी दूसरे पर नहीं करते थे। ठीक है। दूसरा, लिंगयात संप्रदाय ये लोग शिव की पूजा किया करते थे, शिव को मानते थे, है ना। ये दोनों विशेषताएं को आपको याद रखना है ना। उसके अलावा बात करते अगला, धम्म शब्द का आशय 20 शब्द में लिखे। देखिए धम्म की अगर बात करेंगे दोस्तों,
जहां पर भी आपको धम्म आ जाए तो आप सीधे अशोक की तरफ बढ़ जाना। यानी अशोक ने इसका नीति लाया था। जब कलिंग जो लड़ाई हुआ, कलिंग लड़ने के बाद उन्होंने जो अपना शस्त्रों को त्याग दिया कि उन्होंने अपना एक नीति बना लिया और बौद्ध धर्म को अपना करके ये बोल दिया कि अब हम कभी भी किसी को एक छोटा सा चींटी तक को भी नहीं मारेंगे, न छोटा सा जानवरों और किसी भी चीजों को। यहां तक कि अगर कभी कभी क्या होता है कि यानी बौद्ध धर्म में क्या होता है कि अगर किसी भी चीजों को अगर किसी तरह गलती से भी अगर लग जाता है वो और मर जाता है तो वो लोग मातम मनाने लगता है, रोने लगता है। तो ऐसा जो है यानी नीति बनाया उन्होंने। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को यहां पर बताता हूं। धम्म सामाजिक व्यवहार के उन नियमों को कहा जाता है जो अच्छी नीति पर निर्धारित है। यानी कि एक अच्छी नीति थी जो कि अशोक ने जो संचालित किया था। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें क्या क्या बातें कही गई। बड़ों का आदर करना, छोटे से प्यार करना, ठीक है, सदा सत्य बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, बूढ़े लोगों की मदद करना, मां बाप का आदर करना, ठीक है, और जो है किसी भी जो है जीवित चीजों को हत्या ना करना, उसके अलावा दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहना। ये सारे नियमों को अशोक ने पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था, पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था अपने धर्मों के साथ साथ। ये जो उनका जो धर्म का नियम था, ठीक है, लेकिन लगभग पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन ब्रिटेन में जो है फैला नहीं पाया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कलिंग विजय के बाद ऐसे जो है अशोक ने ऐसे ही धर्म को प्रचार किया, ठीक है जी। ये आप लोग को याद रखना, बस ये एक नीति हुआ करता था, ये एक रूल हुआ करता था अशोक जैन बौद्ध धर्म के, है ना। उसके अलावा दोस्तों अगला, किन्हीं दो मुगल कालीन मंदिरों के नाम एवं स्थान को लिखे। देखिए मुगलकालीन गुप्तकालीन, मुगल नहीं, गुप्तकालीन के बारे में। तो गुप्तकालीन की अगर बात करें, एरन जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, जो कि विष्णु मंदिर था, और भूमरा जो कि ये भी मध्य प्रदेश में, ये था कहां, तो ये दोस्तों ये था शिव मंदिर था, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये दोनों मंदिर का नाम आप लोगों को मैं बता दिया, है ना, गुप्तकालीन ये मंदिर थे। उसके अलावा अब देखो दोस्तों 9 नंबर सवाल है, क्या है कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। त्रिपिटक, देखिए दोस्तों त्रिपिटक की अगर बात करते हैं ना, तो ये सीधे हम लोग बौद्ध धर्म की तरफ लेकर के चलता है। किस धर्म की तरफ, तो बौद्ध धर्म की तरफ लेकर के चलता है दोस्तों, है ना। यानी बौद्ध धर्म का 3 जो है ग्रंथ हुआ था, जैसे कि आज हिंदुओं का गीता, मुस्लिम का कुरान और ईसाई का बाइबल। तो इसी तरीके से 3 पीठक यानी तीन भाग में इन लोगों का किताब था, ठीक है ना। इनको क्या बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ 3 वर्णों में विभाजित किया, जिसका नाम त्रिपिटक नाम से पुकारा गया। सबसे पहले बात करते हैं विनय पिटक। तो विनय पिटक में किसके बारे में बात करी गई है, देखिए भिक्षुओं के बारे में और अपनी दिनचर्या के बारे में व्यवहारों के नियम दिए गए। यानी गौतम बुद्ध का दिनचर्या कैसा था, वो अपने जिंदगी को कैसे बिताए, अपने लाइफ को कैसे जिए, सारे कुछ उसमें जो है मेरी किसमें, विनय पिटक में बताया हुआ है। और विहार की अगर बात करते हैं, जैसे स्मारक के बारे में कि जो है किसी का भी जो है अगर मृत्यु हो जाए तो उनका जो विहार बनाना चाहिए, बड़ी बड़ी चीजों जो है उनका विहारों के बारे में उनमें दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों जी, स्मारक के बारे में दिए गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की अगर बात करते हैं तो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। इसमें क्या है, महात्मा गांधी के उपदेश, वही उपदेश जो कि ब्रह्मचर्य था। उसके अलावा ये ब्रह्मचर्य नहीं, यानी कि लोगों को हत्या ना करना, उसके अलावा जो है बड़ों का आदर करना और अच्छी बातें, यानी कि जो उपदेश थी धर्म से रिलेटेड जितनी भी सारी नीति थी, सारी चीज किसमें, सुत्त पिटक में। और सुत्त पिटक सबसे बहुमूल्य माना गया, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, सुत्त पिटक को। और अभिधम्म पिटक, इसमें जो है ना बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक के बारे में, दार्शनिक का मतलब क्या होता है, यानी कि उसके नजरिया के बारे में, उपदेश को कैसे लेना चाहिए, किस तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए, क्या जो लोग किया जाए कि लोग फॉलो कर पाए। तो इसी के बारे में अभिधम्म पिटक के बारे में, अभिधम्म पिटक के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है। तो ये तीनों बात अगर आप लोग ध्यान रखे होंगे तो आपको एकदम जो है दोस्तों फुल नंबर आपको दे दिया जाएगा। अब यहां पर देखिए 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल है, यहां पर क्या बोला जा रहा है, इतिवृत्त क्या है। इतिवृत्त क्या है, देखिए दोस्तों इतिवृत्त काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, हर पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इतिवृत्त की अगर बात करते हैं, देखिए मुगल बादशाह ने अपने शासनकाल
का इतिहास लिखवाने का रिवाज आरंभ किया। यानी कि मुगल काल में बादशाह तो जो है जैसे कि बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, उसके अलावा जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया, तो अपने जो है ना जीवन काल के बारे में और अपने शासन काल के बारे में कौन कौन सी जो है चीजों को, महत्वपूर्ण घटना, अपनी नीति, अपने आदेशों का, सारी चीजों को क्या करते थे कि इतिहास लिखते थे। तो उसी का जो है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को इतिवृत्त बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार की ऐतिहासिक रचनाओं जैसे शासकों ने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण घटना, अब कुछ भी घटना हुआ, बड़े जो है काम किया या फिर लड़ाई लड़ा या फिर अपने जीवन काल में क्या क्या उन्होंने करा, ये सारी घटना वो उनके अंदर लिखता था। किनके अंदर? इतिवृत्त, मतलब यानी एक जो लेख लिखता था उसी को इतिवृत्त। तो महत्वपूर्ण घटना लिखता था, अपनी नीतियों को कि हमने अपने शासन चलाने के लिए कौन कौन सी नीति बनाया है, सारे नीति को उसमें लिखता था और उसको फॉलो भी करता था। और आदेशों का कई भाषाओं में लिखना शुरू कर दिया, आदेश भी लिखना शुरू कर दिया था दोस्तों। ठीक है, कि हमने आदेश क्या क्या दिया है, आदर्श, सारी चीजों को, आदर्श को लिखना शुरू कर दिया था, उसी को बोलते हैं इतिवृत्त। ठीक है, और ये लिखने वाले कौन होते थे? वहां जो उनके दरबार में, उनके जो दरबार रहते थे, उनके जो आजू बाजू में रहते थे चारों तरफ से, तो वही इतिहासकार भी रहते थे। इतिहासकार को दिया जाता था ताकि सही और शुद्ध तरीके से लिख पाए। ठीक है, इन लेखों को के शासकों को शासन में सहायता पहुंचाने के लिए, देखिए अब मान लिए अब भारत इतना बड़ा है, तो अब क्या करें, भारत के जो हमारे जो इतिहासकार होंगे तो चारों तरफ का इतिहास जो है क्या करते हैं कि लिखते हैं, लिख करके समाचार पत्र के थ्रू या फिर और बहुत सारे टीवी के थ्रू जो हम लोग सामने में लाता है, और वो सारी चीजों को देख करके हम अपने आप में इंप्रूव करते हैं। तो इससे क्या होता है कि यानी शासन में सहायता पहुंचाने के लिए भी करते थे। ठीक है, और उपमहाद्वीप यानी कि पूरे महाद्वीप में, पूरे जो जहां तक शासनकाल रहता था, शासन रहता था, तो वो सारी उपमहाद्वीप का क्या कहते हैं जानकारियां भी देती थी। इससे क्या होते थे कि शासन में थोड़ा सा आसानी होती थी कि कहां के लोगों को क्या क्या परेशानी है, क्या क्या देना है। तो आधुनिक इतिहासकार ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथों को ही इतिवृत्त कहा। तो यही हमारा हो जाएगा इतिवृत्त, इसी को कहते हैं दोस्तों। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये 10 सवाल जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपके पेपर में यही देखने को मिलेगा। तो इसी तरह मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को दोस्तों मैं कंटिन्यू आप लोगों को दे रहा हूं और देने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि आप लोग को सारे वीडियोस और लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ फ्री में लेना चाहते हैं, 7903288689 पर मुझे मैसेज करके, कॉल करके जो है आप बता दीजिए, मैं आप सब लोग को दे दूंगा दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।